विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कूलाम का नियम पढ़ा था और आज हम लोग कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ेंगे। नियम कूलाम का ही होगा लेकिन उसके लिए हम लोग सदिश रूप में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे। देखेंगे जरा, हमारे पास में दो आवेश हैं Q1 और Q2। दोनों एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर निर्वातीय वायु में रखे गए हैं। यहाँ Q1 बिंदु A पर रखा है और Q2 हमारा बिंदु B पर रखा गया है। पहले वाले आवेश पर दूसरे वाले आवेश के द्वारा बल लगेगा और दूसरे पर पहले के द्वारा बल लगेगा। तो पहले वाले आवेश पर दूसरे वाले आवेश के द्वारा लगने वाला बल वेक्टर F12 है, पहले पर दूसरे के द्वारा। और यहाँ पर दूसरे वाले आवेश पर पहले के द्वारा लगने वाला बल वेक्टर F21, मतलब दूसरे पर पहले के द्वारा। यहाँ पर एकांक सदिश लिखे गए हैं r कैप। यह एकांक सदिश हमारे दिशा दिखाने के लिए लिखे जाते हैं कि लगने वाले बल की दिशा किधर की ओर रहेगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है r कैप 12, पहले वाले आवेश से दूसरे वाले आवेश की ओर, और यहाँ पर लिखा हुआ है r कैप 21, दूसरे वाले आवेश से पहले वाले आवेश की ओर। देखेंगे कूलाम के नियम के सदिश रूप में। माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 बिंदु A तथा B पर एक दूसरे से, माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 बिंदु A तथा B पर एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर निर्वात या वायु में रखे हैं। एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर निर्वातीय वायु में रखे हैं। अब पहला वाला आवेश दूसरे पर बल लगाएगा, दूसरा वाला आवेश पहले पर बल लगाएगा। माना Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण लगने वाला बल वेक्टर F12, पहले पर दूसरे के द्वारा, तथा Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण लगने वाला बल वेक्टर
वेक्टर F21 है। माना Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण लगने वाला बल वेक्टर F12 तथा Q2 आवेश पर Q1 के कारण लगने वाला बल वेक्टर F21 है। तब अब हमारे लिए कूलॉम का नियम लिखना है। तो पहले तो हम लोग वेक्टर F12 को लिखेंगे, वेक्टर F12 बराबर, अब कूलॉम का जो नियम होता था उसी सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे, 1/4πε0। अब के यहाँ पर लिखना नहीं है क्योंकि हम लोगों ने पहले लिख दिया है कि निर्वातीय वायु में रखे हैं, तो निर्वातीय वायु के लिए के का मान 1 होता था, इस वजह से तो Q1 Q2 दोनों आवेश Q1 और Q2 हैं, बटे बीच की दूरी का वर्ग होता था, बीच की दूरी स्मॉल r है, तो बटे हो जाएंगे r²। अब यहाँ सदिश रूप लिख रहे हैं तो सदिश में दिशा होती है, तो दिशा लिखने के लिए यहाँ पर एकांक सदिश लिखा जाएगा r²। अब देखो पहले पर दूसरे के द्वारा लगने वाला बल, तो पहले पर जब दूसरे के द्वारा बल लगेगा तो दूसरा वाला पहले पर बल दूसरे से पहले की ओर लगाएगा, तो दिशा हो जाएगी हमारी दूसरे वाले आवेश से पहले वाले आवेश की ओर, r²21 दूसरे से पहले की ओर। इसके लिए डाल लेते हैं हम लोग समीकरण के, तथा इसी तरह से हम लोग वेक्टर F21 को लिखेंगे, वेक्टर F21 बराबर 1/4πε0, आवेश वही रहने हैं दोनों, Q1 Q2 बीच की दूरी भी वही है, बटे r²। अब यहाँ पर दिशा लिखेंगे r², दूसरे पर पहले के द्वारा, तो पहला वाला आवेश जब दूसरे वाले आवेश पर बल लगाएगा तो पहले से दूसरे की ओर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग r²12, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। इस तरह से हम लोग कूलॉम के नियम के लिए सदिश रूप में लिखेंगे। अब यहाँ पर जो r²21 है और r²12 है एकांक सदिश है, एकांक सदिशों का एक सूत्र होता है जिसके लिए हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे, उसके हिसाब से यहाँ देखेंगे। चूंकि सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे r²21 बराबर, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा फर्स्ट ईयर के द्वारा संज्ञान लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई वेक्टर ए होता था तो वेक्टर ए का जो एकांक सदिश है उसके लिए हम लोग a² लिखते थे, और इसका सूत्र ऐसे होता था कि a² बराबर सदिश वेक्टर ए और बटे सदिश का परिमाण। इसके लिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए बटे ये सदिश का जो परिमाण है, इसके लिए हम लोग ऐसे लिखेंगे कि वेक्टर ए का मोड बोलते हैं इसके लिए, और इसके लिए पूरी तरह से ऐसे लिखा जा सकता है कि केवल ए, मतलब वेक्टर 18 के बाद में जो केवल बचेगा उसको लिख सकते हैं। तो एकांक सदिश बराबर सदिश और बटे सदिश का परिमाण, तो बिल्कुल इसके आधार पे ही हम लोग इसके लिए यहाँ पर लिखेंगे। देखो r²21 लिखा हुआ है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे वेक्टर r21 सदिश हो गया और बटे सदिश का परिमाण। तो सदिश के परिमाण के लिए अब यहाँ पर जो r दूरी है, तो परिमाण में केवल दूरी स्मॉल r है, इस पर कोई 12 या 21 नहीं लिखा गया है, तो यहाँ पर जो परिमाण है वो केवल स्मॉल r हो जाएगा। इसके लिए हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे, चूंकि मोड ऑफ वेक्टर r21 बराबर केवल r, ये जो मोड होता है हमारा इस तरह से, उसकी जगह पर केवल r लिख देंगे। ये मान उठा करके रखेंगे समीकरण 1 में। इसलिए समीकरण 1 से समीकरण 1 देखेंगे यहाँ पर, वेक्टर F12 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। अब r²21 है और r²21 का मान हमारे पास में ये लिखा हुआ है, वेक्टर r21 बटे r, इसको थोड़ा सही करके लिखेंगे, तो वेक्टर F12 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r² यहाँ है और एक r यहाँ है, r की घात 3 हो जाएंगी, मतलब r³ बोलेंगे इसके लिए, r³ हो जाएगा, और इसको लिख देंगे हम लोग वेक्टर r21। ये समीकरण नंबर 1 का हमारा ये दूसरा रूप बन गया, सदिश रूप बन गया। इसी तरह से हम लोग समीकरण नंबर 2 के लिए लिखेंगे, बिल्कुल यहाँ की तरह ही हम लोग यहाँ देखेंगे इसके लिए, चूंकि r²12, तो r²12 का भी सूत्र हमारा वही रहेगा, वेक्टर r12 और बटे में r, मतलब
सदिश का परिमाण हो जाएगा। ये मान उठा करके सीधे से समीकरण नंबर 2 में रखना है। इसलिए समीकरण 2 से देखेंगे, समीकरण 2 से वेक्टर F21 बराबर, और वेक्टर F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और यहाँ पर R कैप 1 2 लिखा हुआ है, और R कैप 1 2 का मान लिखेंगे हम लोग ये वेक्टर R12 अपॉन R। तो इसको सही करके लिख देंगे, वेक्टर F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, यहाँ पर भी R की घात 3 हो जाएंगी, मतलब R क्यूब हो जाएगा, तो बटे हो गया R क्यूब, और यहाँ रह जाएगा केवल वेक्टर R12। इस तरह से हमारा कूलाम के नियम का सदिश रूप हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग हेडिंग डालेंगे कूलाम के नियम के सदिश रूप का महत्व। कूलाम के नियम के सदिश रूप का महत्व। कूलाम के नियम के सदिश रूप का महत्व। अब हम लोगों ने कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ा समीकरण 1 और 2 में, उसके बाद 2 समीकरण और निकल करके आई इस तरह से। तो यहाँ पर सदिश रूप के महत्व में हम लोगों को 2 निष्कर्ष मिलेंगे। कूलाम के नियम के सदिश रूप से निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। कूलाम के नियम के सदिश रूप से निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। क्या क्या निष्कर्ष प्राप्त होंगे? नंबर 1 देखेंगे पहले, समीकरण नंबर 1 और 2 पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। समीकरण 1 है वेक्टर F12 बराबर, समीकरण 2 है वेक्टर F21 बराबर। इतना हिस्सा दोनों का सेम, केवल दिशाएं अलग अलग, R⁻21 R⁻12, दूसरे से पहले की ओर, पहले से दूसरे की ओर। तो यहाँ से हमें ये निष्कर्ष मिलता है कि कोई भी 2 आवेश एक दूसरे पर बराबर तथा विपरीत दिशाओं में बल लगाते हैं। और बराबर और विपरीत दिशा में बल लगने के लिए एक नियम हम लोग पढ़ते थे, न्यूटन का तीसरा नियम होता है कि अगर एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु उतना ही बल पहली वस्तु पर विपरीत दिशा में लगा देती है। मतलब बल के मान बराबर होंगे लेकिन दिशाएं विपरीत होंगी। तो इस तरह से ये पता चलता है कि कूलाम के नियम का जो सदिश रूप है वो न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। तो उसको यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, दो स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे पर बराबर तथा विपरीत दिशाओं में बल लगाते हैं। 2 स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे पर बराबर तथा विपरीत दिशाओं में बल लगाते हैं। अर्थात में देखेंगे वेक्टर F12 और बराबर रहेंगे माइनस के वेक्टर F21। वेक्टर F12 का मान वेक्टर F21 के बराबर रहेगा, लेकिन माइनस का मतलब विपरीत दिशा में रहेगा। तो यहाँ से ये पता लगता है कि दोनों ही बल आपस में बराबर और
विपरीत है। ये न्यूटन के गति का तीसरा नियम भी होता है। तो न्यूटन का तीसरा नियम जो है क्रिया का प्रतिक्रिया नियम, तो कूलाम का नियम का सदिश रूप न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करेगा। उसके लिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं अतः कूलाम का नियम न्यूटन के गति के तीसरे नियम का पालन करता है। अतः कूलाम का नियम न्यूटन के गति के तीसरे नियम का पालन करता है। एक तो हमारे लिए निष्कर्ष ये मिल गया। दूसरी बात, अब दूसरी बात के लिए हम लोगों ने कूलाम का नियम ये पढ़ा था कि जो लगने वाला बल है, दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल है, चाहे वो आकर्षण हो चाहे वो प्रतिकर्षण हो, वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। तो यहाँ पर जो वैद्युत बल है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य कर रहा है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो स्थिर वैद्युत बल होता है वो हमारा एक केंद्रीय बल होता है। वैद्युत बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। अतः स्थिर वैद्युत बल केंद्रीय बल होता है। देखें जरा कूलाम के नियम के सदिश रूप का महत्व। अब महत्व में हमारे लिए निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए। निष्कर्षों में पहला था दो स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे पर बराबर तथा विपरीत दिशाओं में बल लगाते हैं, अर्थात वेक्टर F12 बराबर माइनस वेक्टर F21। ये हमारे न्यूटन के तीसरा क्रिया का प्रतिक्रिया नियम होता है, उसको हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। अतः कूलाम का नियम न्यूटन के गति के तीसरे नियम का पालन करता है। दूसरा निष्कर्ष हमें ये मिला कि वैद्युत बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, इसलिए अतः स्थिर वैद्युत बल केंद्रीय बल होता है। इसके बाद हेडिंग डालेंगे स्थिर वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। स्थिर वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। अब तुलना में हम लोग ये देखेंगे नंबर 1, वैद्युत बल हम लोग जानते हैं कि दोनों प्रकार के होते हैं, आकर्षण भी होता है प्रतिकर्षण भी होता है। अगर आवेश हमारे दोनों एक जैसे हैं, धनावेश हैं ऋणावेश हैं, तब तो प्रतिकर्षण बल होगा। अगर विपरीत तरह के होते हैं, एक धनावेश एक ऋणावेश है, तो आकर्षण बल होता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल जो है हमेशा आकर्षण बल ही रहता है, क्योंकि द्रव्यमान प्लस माइनस के होते नहीं है। तो नंबर 1 में आप लोग लिख सकते हैं वैद्युत बल
आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल होता है। नंबर 2, अब वैद्युत बल हमारा आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल ही रहेगा। दूसरा, वैद्युत बल आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा हमारा नंबर, वैद्युत बल आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। कहीं पर भी हमारे दो आवेश हैं, मान लीजिए कहीं कोई आवेश हो गया, हमारे Q1 है और एक हमारा Q2 है, इस तरह से, तो इनके बीच में माध्यम क्या है, इस बात पर वैद्युत बल निर्भर करेगा। माध्यम के बदल जाने पर वैद्युत बल का मान बदल जाएगा। इस वजह से आवेशों के बीच में के जो माध्यम पर वैद्युत बल है वो निर्भर करेगा, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए कहीं पर भी हमारे कोई द्रव्यमान है M1 और M2, तो दोनों द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो उनके बीच के माध्यम पर बिल्कुल निर्भर नहीं करेगा। कोई माध्यम है तब भी उतना ही रहेगा, नहीं कोई माध्यम है, निर्वात है, तब भी मान उतना ही रहेगा। इस तरह से गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करेगा। नंबर 3 देखेंगे, वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली होता है, मतलब वैद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहेगा। कैसे रहेगा, उसके लिए हम लोग एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 गुना अधिक होता है।
एक उदाहरण के द्वारा हम लोग इस बात को समझ रहे हैं कि कोई भी दो प्रोटॉन है उनके बीच में लगने वाला वैद्युत बल। पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि प्रोटॉन इतने छोटे होते हैं जो हमें ऐसी साधारण रूप से आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो उन इतने छोटे प्रोटॉनों के बीच में लगने वाला जो वैद्युत बल का मान है, वो वैद्युत बल का मान उनके बीच में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 गुना अधिक होता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो वैद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत अधिक पावरफुल होता है।